जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्त, हमारा आज का टॉपिक होगा कर्जन, और कर्जन की वजह से हुआ बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन की वजह से उस समय देश में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उसके विरोध में, तो उन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब समझते होंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कर्जन को। तो एक बार थम्स अप करके बताएं जी भैया, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं और जानने के लिए तैयार हैं। श्रेयस, दीपक कुमार, प्रीतम कनौजिया, साक्षी यादव, इनोसेंट अंजलि, स्नेहा, आईपीएस नवीन गुरु, प्रियांशी यादव, रविचरण, और चॉकलेटी बॉय भी है, मिस्टर बंटी, प्रशांत, सारे दोस्तों का स्वागत है ना। तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे, नोट बनाई। सबसे पहले कर्जन को समझना होगा। कर्जन, कर्जन, कर्जन आया देश में वायसराय बन के 1898, और 1898 से 1905 तक रहा कर्जन, एक वायसराय के तौर पर। और आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में जो नरम दल था वो उम्मीद किस पॉलिसी पर चलता था। नरम दल, एक बार लिख के बताएं कौन सी पॉलिसी मैंने उसकी आपको बताई थी। तो आप कहेंगे हमने भैया डिस्कस किया था 3P पॉलिसी के बारे में। 3P पॉलिसी यानी वो लोग पटिशन करते थे, प्रेयर करते थे और प्रोपागंडा, इन्हीं तीन चीजों में विश्वास रखते थे। 3P बोलना, 3P, है ना। तो कर्जन जब यहाँ आया तो उन लोगों को बड़ा विश्वास था इस ब्रिटिश मशीनरी में, तो नरम दल वालों ने तो स्वागत किया। हमारे देश में जो नरम दल के नेता थे, बड़ा आप याद रख लेना, 1898 के अधिवेशन में कर्जन की भारत के आने का स्वागत किया गया। ठीक है। तो कर्जन के समय पर क्या हुआ, कर्जन ने देखा कि ये नरम दल वाले तो जो है आपका जो डिमांड्स हैं वो अपना प्रार्थना पत्रों के द्वारा पूरी कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया कांग्रेस को, बहुत लाइटली। ठीक है। लेकिन एक धड़ा तो जीवित है ना, जो आपका सशस्त्र क्रांति की बात करता है, जो बात करता है कि भाई हमको जो है आपका तीव्र तरीके से अपनी मांग को रखना चाहिए। तो इस दौर में होता क्या है, कर्जन जब आया तो कर्जन के नाम पर एक महत्वपूर्ण घटना, पहले तो अन्य चीजों को जानेंगे कर्जन के समय के। एक तो कर्जन समझ चुका था भारत की स्थिति को। विजन इसके दिमाग में क्लियर था कि भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देना है, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पैदा करना है। अब ऐसा नहीं है कि कर्जन से पहले हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई नहीं थी, सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो कर्जन क्या करता है, आकर के उसने देखा कि भाई भविष्य में मुझे ये काम करने हैं, तो उससे पहले उसने आकर के यहाँ पुलिस कमीशन को सेट किया, पुलिस कमीशन बनाया। तो उसके हिस्से में एक चीज तो आई क्या, पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन की स्थापना या पुलिस आयोग की स्थापना, लिखना, पुलिस आयोग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, ये किया उसने 1902 में। और इसका जो अध्यक्ष उसने बनाया वो बनाया एंड्रयू फ्रेजर को। अध्यक्ष किसको चुना, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, एंड्रयू, सॉरी, एंड्रयू, एंड्रयू फ्रेजर, फ्रेजर। क्या बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन इन 1902। और इसके जो अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बना, वो एंड्रयू फ्रेजर बना। तो समझ गए पुलिस आयोग की तरफ से इसकी बात को। हाँ जी, दूसरी चीज से क्या करता है, 1903 में इसके खिलाफ एक धड़ा और इसने नाराज कर दिया। 1903 में क्या लगा आपका, अगर हम बात करें दूसरा दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली कोर्ट। तो हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, पहला दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा था, दूसरा दिल्ली दरबार। और इसने इसमें जो आपका ब्रिटिश राजा था एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सेवंथ, उसकी ताजपोशी के लिए इसने बेतहाशा धन खर्च किया, बहुत बेअंत पैसा इसने लुटाया उसके स्वागत में। तो भारतीयों ने देखा कि भाई ये तो हम भारतीयों का जो है पैसा है और हमारे यहाँ के विकास कार्यों में लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो किसी के वेलकम के लिए उस पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। तो दूसरा दिल्ली दरबार इसके टाइम पे लगा। सेकंड दिल्ली कोर्ट, आपको पता होना चाहिए टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, तीसरा 1911 में लगेगा।
लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में, किस लिए लगाया गया था ये? एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी, एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी। एक ये कार्य इसके समय पर हुआ। एक कार्य क्या हुआ, 1904 में विश्वविद्यालय कानून आया, यूनिवर्सिटी लॉ या यूनिवर्सिटी एक्ट लिख लीजिए इसको आप, विश्वविद्यालय कानून, विश्वविद्यालय कानून बहुत सारी चीजें लेके आया, मतलब ये अपने समय पर। यूनिवर्सिटी, एक इसके टाइम पर यूनिवर्सिटी लॉ आया, यूनिवर्सिटी लॉ। और यूनिवर्सिटी लॉ में क्या किया इसने कि जो लोग निर्वाचित होके आते थे विश्वविद्यालय की परिषद में, जो लोग निर्वाचित होते थे, निर्वाचन का मतलब है चुने गए, लेकिन इसकी जगह इसने क्या किया, नामांकित लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और साथ में विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय जो मान्यता देते हैं किसको देते हैं, कॉलेजों को देते हैं। भाई आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, उसकी मान्यता किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रही होगी, यस और नो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी रही, तो हमारी यूनिवर्सिटी रही आपका उस समय पर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, जो बाद में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर नियर बाई ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो हम सबकी जो कॉलेज है उन सबकी मान्यता होती है एक विश्वविद्यालय से। तो विश्वविद्यालय से कानून, जो कॉलेजों को मान्यता मिलती है उससे संबंधित नियमों को इसने बहुत कठिन कर दिया कि कॉलेज बहुत आसानी से नहीं जुड़ सकते थे। तो इससे बहुत सारे कॉलेजों की जो मान्यता थी उन पर खतरा आया। तो इन पर खतरा आया तो इसका फिर विरोध बहुत सारे भारतीय नेताओं ने किया, जिसमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी। विश्वविद्यालय कानून जो ये लेकर के आया, आशुतोष मुखर्जी ने उसका विरोध किया, या विरोध किया। एक बार थम्स अप करे, समझ गए क्यों इन्होंने विरोध किया? आशुतोष मुखर्जी ने, आशुतोष मुखर्जी ने क्या किया, विरोध किया। अपोज्ड बाई आशुतोष मुखर्जी, जो उस समय के एक शिक्षाविद थे। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि कॉलेजों की जो है, बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता पर खतरा था। अगली बात, विश्वविद्यालय कानून के बाद में ये लेके आया एक आपका प्राचीन 1904 में ही, पहले ईयर लिख लीजिए क्योंकि हम ऊपर ईयर लिखते आ रहे हैं, 1904 प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम। प्राचीन स्मारक, जैसे प्राचीन स्मारक में से मैं आपसे कहूं किसी एक प्राचीन स्मारक का नाम लिखिए, तो आप किसका नाम लिखेंगे? यानी कि जो हमारे देश की धरोहर है या स्मारक हैं, तो क्या बोलेंगे? एंशिएंट मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये लेकर के आया ये 1904 में। तो ये करजन के समय के बहुत सारे कार्य हैं, जो करजन ने क्या किया, आपका दूसरे दिल्ली दरबार में पैसा खर्च किया, विश्वविद्यालय कानून में कॉलेजों के जो संबंध था उसको कठिनता थोड़ी पैदा हुई। पुलिस आयोग की वजह से उसने लोगों का दमन करना शुरू किया, और पुलिस तो पहले से दमन कर रही थी। करजन के आने से पहले भारतीय लोगों का बहुत दमन हो रहा था। जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं, 1897, 1897 में क्या हुआ था, करजन के आने से एक वर्ष पहले तो हमारे देश में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग, प्लेग समझ रहे ना? तो प्लेग फैला हुआ था। तो 1897 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1897, 1897। तो पुणे की एक घटना है, पुणे में प्लेग फैला हुआ था। पुणे में क्या था? पुणे में प्लेग फैला हुआ था। और यहाँ पर जो कमिश्नर था, यहाँ पर जो इसको नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर था, कमिश्नर, उस कमिश्नर का नाम था आपका वाल्टर चार्ल्स रैंड, वाल्टर चार्ल्स रैंड, वाल्टर चार्ल्स रैंड। तो इसको ये काम मिला था कि भाई कंट्रोलिंग करनी है इसको, और इस प्लेग को फैलने से रोकना है। और इसका सहारा लेकर के इसने क्या किया, जितने भी पुलिस के अधिकारी थे वो जबरन भारतीयों के घर में घुसने लगे। वहाँ तमाम तरह की जितनी भी ज्यादती इनसे हो सकती थी, तमाम तरह के अत्याचार ये करने लगे। यहाँ तक कि उस समय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई। ठीक है भाई, जब घर में घुसेंगे आपका, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट किया वहाँ के लोगों को। तो लोगों के अंदर एक रोष था। तो एक घटना घटी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस पहले से यहाँ पर जो है भारतीय लोगों को परेशान कर रही थी। तो इस रैंड की हत्या किसने की थी बताएंगे? कितने लोग जानते हैं? फटाफट से बोलो नाम। रैंड की हत्या यहाँ पे आपका पुणे के ही आपका चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु ये तीन भाई थे। एक तो दामोदर, पहले इसी को फांसी दी थी इन्होंने, दामोदर हरि चापेकर,
चापेकर। दूसरे भाई थे बालकृष्ण हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या चलाई, आपका गोली चलाई रैंड के ऊपर और रैंड की हत्या कर दी। एक दूसरा व्यक्ति और था इनके साथ में, आपका आयर्स, उसको भी गोलियां लगी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1857 में गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे। आप सबको पता है, शुरुआत कर दी थी एक। तो यहां पर भी 1897 में एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। एक आर्म्ड रेबेलियन सामने आ चुके थे कि भाई अगर तुम ब्रिटिशियर्स हमारे साथ में कुछ अत्याचार करोगे तो हम जवाब गोली से देना भी जानते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बोली से जवाब नहीं देंगे। वहीं पर दूसरा वर्ग क्या था, नरम आंदोलन वाला, जो नरम दल था, तो वो क्या कहता था, वो बोली से बात करना चाहते थे। बोली से वो कहते थे नहीं, गोली से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब उनको तो बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों को। ये तो समझ गए कि ये तो सब लोग जो है आपका प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और बाकी अगर कोई सशस्त्र क्रांति में चलता था तो नरम दल वाले उसकी भी खिलाफत करते थे, और इन तीनों को फांसी हुई। पहले इनको फांसी हुई और फिर इकट्ठे इन दोनों को फांसी दी गई, तीनों भाइयों को फांसी हुई क्रांति के लिए। ठीक है, सर कर्जन 1899 से होगा ना? नहीं, 1898 से। 1898 एकदम सही है। कहीं कहीं उसका वर्णन जो है 99 आता है अधिकतर, क्योंकि उसका जो आपका एक्ट शुरू हुआ वो 99 से शुरू हुए मुख्यतः। नहीं तो वो आपका चार्ज संभाल चुका था 1898 में ही। ओके, 1898 में, ये बात याद रख लेना, कोई दिक्कत? अगली बात पर आते हैं। यहाँ तक कि घटनाक्रम समझ में आया कि उस समय देश में हालात क्या थे। प्लेग फैला हुआ था, इसके आने से पहले पुलिस ज्यादती कर रही थी लोगों के साथ में, और इसका विजन क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इसको, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दिया था शुरुआती दौर में कि जैसे ही मुझे चार्ज मिलेगा तो मेरे चार्ज मिलने के बाद में जब तक मेरा आपका जो टेन्योर है वो खत्म होगा, मेरा कार्यकाल खत्म होगा, तब तक कांग्रेस अपने घुटनों पर आ जाएगी। इसी ने कहा था कि भाई कांग्रेस अपने पतन की ओर है, कांग्रेस अब लड़ खड़ा रही है। तो ये कांग्रेस को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, इवन उसके खात्मे की बात करता था। अच्छा, इसने दूसरी क्या बात करनी शुरू की? इसने बोला कि भाई एक काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में एक चीज चल रही थी कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था इन दिनों में, यानी कि सब जगह क्रांति की बात हो रही थी। जैसे आपने देखा, कांग्रेस के पहले बहुत सारे संगठन बने, उन्होंने स्थानीय रूप से लोगों को क्रांति के लिए जागृत किया। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे आपका नेता जुड़े जिनके विचार जो हैं वो प्रचारित प्रसारित होने लगे। और मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने भी ये दिखा दिया कि भाई कैसे अंग्रेज हमारे साथ में ये धन की लूट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर जब स्पार्क पैदा होना शुरू हुआ, लोगों ने ये देखा कि भाई ब्रिटिश शासन को तो हमको उखाड़ फेंकना होगा, और हर हाल में इसके लिए हमको एकजुट होना होगा। तो संपूर्ण भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो एकजुट होने लगे, और एकजुट किस एक एजेंडे पर होने लगे कि हम सबको देश के लिए लड़ना होगा। और जब दोस्त हमारे लिए प्राथमिक चीज देश हो जाती है, देश हो जाती है, तब उसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, यानी हमारे लिए जब राष्ट्र प्रथम हो जाए, और राष्ट्र प्रथम हो जाए तो उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, यानी कि एक राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद के लिए हम आपको कुछ बिंदु बताएंगे। जैसे मैंने बोला, छोटे से मैं बात कर सकता हूं, देश के लिए सच्चा प्रेम। बहुत आसान से शब्दों में मैं आपसे कहूं, देश के लिए सच्चा प्रेम, अपने नेशन के लिए। दूसरी चीज क्या है? उसकी रक्षा। उस देश की रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा, और साथ में उसके सम्मान के लिए कुछ भी, उसके सम्मान के लिए, सम्मान के लिए कुछ भी। तीन बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं इनको, ये मेरी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह से क्या होता है कि देश में जब इस तरह के विचार पैदा होने लग जाएं तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो उस समय के लोगों में ये भावनाएं पैदा होने लगी। अब सब लोग किसके विरोधी हो गए होंगे उस समय? तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए होंगे। तो कर्जन के दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो क्यों ना इनको तोड़ा जाए, इनको तोड़ा जाए। क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मंच पर जो आ रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाएगा? तो उसके दिमाग में दो चीजें थी उस टाइम पे कर्जन पे, कि एक तो मुसलमानों के हक को अलग से उठाने वाली एक संस्था होनी चाहिए,
क्योंकि कांग्रेस को तो एक हिंदूवादी संगठन का उन्होंने दर्जा दे दिया अंग्रेजों ने कि भाई इसमें तो हिंदू ज्यादा है और इसमें क्या है, भविष्य में हिंदुओं के ही हित सुरक्षित होंगे, मुस्लिम हित की बात ये पार्टी नहीं करेगी। तो एक तो उनके लिए एक ऐसा मंच बना दिया जाए जो भविष्य में बना भी मुस्लिम लीग 1906। और दूसरा क्या था कि इन लोगों के बीच में सांप्रदायिक खाई पैदा की जाए, इनके बीच में गैप आए। दूसरे बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई का कारण क्या है। आप क्या समझते हैं, एक बिंदु जरा आप सोचने का देखिए, ठीक है, फिर हम वापस मुद्दे पर लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या बोली हमने, अगर हम बोले हिंदू और मुस्लिम, मतलब अंतर कैसे आया हमारे देश में। भाई एक तो कॉमन सी बात यह है कि भाई धर्म अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, पूजा प्रथाएं, आपका जो भी आपका क्रियाकलाप हैं वो सब अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है ना, उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये तो सब जानती है धर्म है, ये कोई अंतर थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी अंतर करेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जैन है या नहीं है, जैन है या नहीं है हमारे देश में, तो धर्म तो अंतर नहीं पैदा करता। तो जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं तो क्या उनके मन में वही विचार हैं जैनों के लिए भी जो मुस्लिमों के लिए हैं? क्या बौद्धों के लिए भी वही विचार हैं? क्या हमारे देश में रह रहे ईसाई या सिखों के लिए भी वही विचार हैं उनके, या जो किसी धर्म को नहीं मानते उनके लिए भी वही विचार हैं क्या उनके? तो आप कहोगे, तो आप बड़ा थोड़ा ठंडे मस्तिष्क से सोचें, तो आप कहोगे नहीं, यानी कि धर्म तो कारण नहीं है। अगर धर्म इसका कारण होता तो इसका मतलब था कि फिर तो सभी धर्मों के लिए आपकी ऐसी मानसिकताएं होती। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो आप कहेंगे हाँ धर्म तो कारण नहीं है, तो सिर्फ धर्म तो नहीं कह सकते। तो अच्छा फिर रीजन क्या है? पहला रीजन उसको समझे। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए, आक्रमणकारी, आप कहोगे हाँ आए हमारे देश में। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए उनमें से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया मध्यकालीन इतिहास में कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने धर्म के आधार पर शासन नहीं किया, है ना, उन्होंने अपनी जनता को आधार मान करके उसका शासन किया। अच्छे राजा बहुत सारे हुए, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, हमने आपको सब कुछ समझाया। लेकिन कुछ राजा आपने देखे होंगे जिन्होंने कट्टरपंथ के आधार पर अपना शासन किया, जिसमें से औरंगजेब प्रमुख था या नहीं था? आप कहोगे हाँ औरंगजेब इसमें प्रमुख था। अब उस तरह की दलीलें मत देना कि औरंगजेब ने तो किसी मंदिर को चंदा दे दिया था, और औरंगजेब के समय तो आपका हिंदू बहुत सारे सेनापति भी थे। तो वो बात अलग है, वो अपने प्रयोग के लिए और जिस टेरिटरी को मिलाते थे तो वहां के लोगों को, वहां की सेनाओं को वो इस्तेमाल करते थे, हर कोई करता था। तो औरंगजेब के समय पर क्या हुआ कि जब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, या अन्य राजा समझ लीजिए जिन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुओं में इस्लाम के प्रति एक भय पैदा हुआ, भय कि भाई ये आक्रमणकारी तो हमारी आस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और हमारी आस्था जो है उसके प्रति ये लोग क्या हैं, एकदम से एक कट्टर स्वभाव रखते हैं। तो पहला रीजन तो वो बना, ठीक है, पहला रीजन बनता है आपका मुस्लिम आक्रमणकारी, जो हिंदू मुस्लिम गैप का एक कारण बने, ठीक है। क्योंकि इन सब ने मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे मैं कह दूं औरंगजेब है, तो औरंगजेब के शासन का आधार क्या रहा था? औरंगजेब के शासन का आधार रहा था धर्म। उसने प्रशासनिक आधार पर या जरूरत के आधार पर, या देश में उस समय लोगों को किस तरह की आवश्यकताओं की जरूरत है उसके आधार पर शासन नहीं किया, उसका शासन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर था। दूसरी चीज क्या बोलेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में? दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं हम? हमारे देश में जितनी भी धर्म के नाम पर राजनीति हुई, हमारे देश में धर्म के नाम पर जो भी पॉलिटिक्स हुई, जिस किसी भी पार्टी ने की, किसी पार्टी ने इसमें कसर नहीं छोड़ी है। धर्म के नाम पर जो राजनीति हमारे देश में हुई है, जैसे मान के चलो अंग्रेजों ने भी की, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इनको अलग अलग बांट दो। अंग्रेजों ने बहुत सारे धड़ विकसित किए ना हमारे देश में, एक तो हिंदू मुसलमान के बीच पैदा किया, एक आपका हमारे देश में ब्राह्मण और दलित के बीच में एक जो खाई है वो पैदा की, ठीक है, उन सबको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है ये भी एक खाई का कारण बनी। तीसरी चीज क्या है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्त याद रख लेना, जहां कहीं पर भी शिक्षा की कमी होगी वहां पर कट्टरपंथ आसानी से पनप जाएगा, आसानी से।
और कट्टरपंथ जहां पनपेगा उसका कारण आप देखोगे, एक आपका, अगर बोले शिक्षा की कमी बोल दें, या हम बोल दें कि गलत इतिहास की इंटरप्रेट कर दें हम, यानी कि गलत इतिहास पुट कर दें आपके सामने। जैसे कि आप देखते होगे आपका मीडिया है, मीडिया या सोशल मीडिया, इसका काम क्या है? बहुत जगह अफवाह फैलती है, नहीं फैलाती? मीडिया या सोशल मीडिया, मीडिया या सोशल मीडिया बहुत जगह गलत अफवाह फैलाने के लिए काम करती है या नहीं करती? बताओ जरा। आप कहोगे ये तो सूचना के लिए इनका काम था कि भाई सूचना दें, लेकिन अब तो तुम देखते होगे न्यूज चैनल की डिबेट्स होती हैं, है ना? कोई पार्टी किसी पक्ष में है, कोई पार्टी किसी पक्ष में है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सोशल मीडिया ये क्या हिंदू मुस्लिम या धर्मों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए काम नहीं करता है? क्या उनको भड़काने का काम नहीं किया जाता, उनको इंस्टिगेट नहीं किया जाता है किसी एक पोस्ट के द्वारा, कि ऐसी पोस्ट कोई डाल दे जो किसी एक विशेष धर्म के समर्थन में हो और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हो, तो इंस्टिगेट किया जाता है। आप कहेंगे हाँ बहुत भड़काया जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया हो गया आपका। पांचवा बिंदु हम बोले कि एक विचार ये है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है। एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा, दूसरे के लिए खतरा, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है। ये विचार भी सबके मन में है कि किसी एक का कल्चर जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मान के चलो, जो लोग प्रार्थना करते होंगे मंदिर जा करके, तो उनके विचार में तो वही लगता है ना कि जो हमको मिला है ना, तो वही सही है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर जो मस्जिद जा रहा है तो उसको लेकर के क्या उसकी भावनाएं अच्छी होंगी? कर रहा हूं मैं, है ना? तो वो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये एक अलग संस्कृति है। बहुत सारे लोग उसका सम्मान भी करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अपोज करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, विरोध करते हुए भी दिखाई देंगे। तो आप कहेंगे ये तो हुए रीजंस, कारण। हिंदू मुस्लिम मुख्य कारण है ये। हिंदू मुस्लिम खाई के मुख्य कारण क्या है? तो आप कहोगे भैया फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इसी में है, ढूंढ लीजिए सॉल्यूशन। अगर हम आपसे बात करें कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे सबसे प्रमुख देखिए, शिक्षा की कमी, इसको दूर करना होगा, इसको दूर करना होगा, यानी कि एक सही इतिहास पुट करना होगा। हमारे देश में जो कोई भी गलत इतिहास पुट करता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई, कार्यवाही से मतलब है आपका सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये जो इन्होंने बयान दिया है, कहीं ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला तो नहीं है किसी को? क्या इससे किसी भी विशेष धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत तो नहीं होती हैं? तो उसके लिए फिर एक्शंस होने चाहिए कि भाई आप किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपका मान के चलो मान्यताएं हैं या किसी की श्रद्धा है उसमें, तो उसको गलत ना बोलें। आप उसको माने ना माने ये आपका विचार है, ठीक है, अपोजिट कर दो इसको एकदम से। तो मीडिया, सोशल मीडिया, इस पर जो भी चीज है आपका, आप ये नहीं कह सकती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती। अब जैसे सरकार ने जितना भी मान के चलो पाकिस्तान के न्यूज चैनल थे तो अभी बैन कर दिए थे सारे, या नहीं? पाकिस्तान की न्यूज किसी हिंदुस्तानी को नहीं दिखनी चाहिए कि वहां के न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल वाले कुछ भी दिखा दें बेशक से। तो अभी हुआ था ना, तो यानी कि गवर्नमेंट बैन कर सकती है, इतनी बात तो आप भी समझते हो कि सरकार चाहे तो फिल्टर कर सकती है, सरकार चाहे तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना करके उस पर रोकथाम लगा सकती है। किसके हाथ में होगा? ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा आपका, उसके लिए वो लॉ बना सकती है। पर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं फिर कि मूल अधिकारों का हनन होगा, नहीं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कोर्ट भी सही डिसीजन के पक्ष में होता है कि हाँ ये चीज देश के लिए जरूरी है। नेशन इज फर्स्ट, देश को सबसे पहले चुनना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मुझे पांचवें फैक्ट को देखिए, क्या एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा होती है? क्या आपकी जो मान्यताएं हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान के चलिए कि आप किसी को पूजते हैं, आपका पड़ोसी किसी और की पूजा करता हो, तो क्या वह आपके लिए खतरा है? या हम सबको एक दूसरे की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए? मतलब सही तरीका क्या है? टिपिकल होकर नहीं सोचना है, किसी एक पक्ष में होकर के नहीं सोचना है, एकदम से न्यूट्रल होकर सोचना है। हिंदू और मुसलमान होकर सोचोगे तो फिर कुछ मतलब सोच ही नहीं पाओगे। बताएंगे तो क्या एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं? आप कहेंगे नहीं, वो उनकी अपनी मान्यता है, उनको बाई बर्थ मिला है, आपको भी बाई बर्थ मिला है, मुझे भी बाई बर्थ मिला है, हम सबको बाई बर्थ जन्म से मिला है, ठीक है, जन्म से। तो आप बोलेंगे भैया ये भी खतरा नहीं है। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, इसको तो तुम भली बात ही समझते होगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि किसी चीज को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है अपने एक वोट को हासिल करने के लिए।
ठीक है, सभी पार्टीज करती हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी आप विशेष को बोल दे कि नहीं यही पार्टी करती है दूसरी नहीं करती है। हर एक पार्टी कहीं ना किसी आपका पक्ष में अंदर उनके वो जीवित है वो विचारधारा। मुस्लिम आक्रमणकारी इसमें बयान नहीं, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हिंदू आक्रमणकारी पैदा हो जाएं और इन सब चीजों को नष्ट कर दें। जैसा कि हमारे देश में एक कथन आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने देखा है, कि इस देश से मुसलमानों को भगा दो। क्या ये पॉसिबल है? मतलब या ये मैं बोलूँ कि तार्किक बात भी है ये, ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल, संभव है क्या ये? या मान के चलो अमेरिका ये कहने लगे कल को यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उन सबको भगा दो यहाँ से, या दुनिया के जो देश हैं वो कुछ कहने लगे, मतलब ये तो फिर तो हिटलर वाली बात हुई ना, कि यहूदियों को पकड़ो और उनको मारो, है ना, और फिर यहूदी कहीं एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएं और फिर एक नया इजराइल बन जाए और फिर युद्ध निरंतर चलते रहें। तो वो एक सॉल्यूशन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप? तो हिंदू मुस्लिम जो खाई पैदा हुई उसके पीछे एक कारण थे, और इसका सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ समावेशी सोच। सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो है समावेशी सोच, इंक्लूसिव थिंकिंग। इंक्लूसिव थिंकिंग, और इंक्लूसिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव थिंकिंग, भाई हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, और हम धर्म के बजाय, भाई हम सबकी धार्मिक मान्यताएं हैं उन सबको हम स्वीकार करें, कि जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसकी जो मान्यताएं हैं उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इस धर्म की राजनीति के बजाय हमको विकास और समानता की राजनीति करनी चाहिए। यानी हमको देखना चाहिए कि जो लोग पिछड़े हैं वो अगड़े कैसे होंगे, उनका विकास किस तरह से होगा। हमारे देश में समानता की राजनीति, यानी कि महिलाओं, आप देखिए महिलाओं को कितना लंबा समय लगा है कि पति के बाद में खाना खाना है, पति से पहले खाना नहीं खा सकती। एक युग लगा है इसको तय करने में, एक पूरा युग। यहाँ वो साथ बैठ के खाना खा पा रही हैं, नहीं तो भूल जाओ। तो मतलब समानता ही नहीं थी, अभी भी नहीं है बहुत जगह। तो जिन मूल बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, जिस समानता के लिए बात होनी चाहिए, जिसके लिए सरदार भगत सिंह जी कहते थे कि जो राष्ट्रवाद है ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप एक राजनीति के लिए उसको जन्म दे रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब सबसे प्रमुख बात वहां पर समानता की और शोषण से मुक्ति की है, कि आप उस देश में जो शोषण है उससे उसको मुक्त कर सकते हैं या नहीं, आप वहां पर समानता ला सकते हो या नहीं, आप सभी वर्गों को बराबर समझेंगे या नहीं। यही इंक्लूसिव थिंकिंग है। जैसे मान के चलिए आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप खुद को इमेजिन करिए आप एक टीचर हैं, आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। अब उन बच्चों में से क्या है कि सभी जाति के बच्चे भी हैं उसमें कक्षा में, सभी धर्म के बच्चे भी बैठे हुए हैं, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे भी, दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं, शारीरिक रूप से पुष्ट बच्चे भी बैठे हुए हैं, और काले बच्चे भी बैठे हुए हैं, गोरे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें बच्चों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी तरह के बच्चे हैं। तो आप किसका ध्यान दोगे, एक बताओ मुझे। क्या आप किसी एक विशेष जाति के बच्चे का ध्यान रखोगे, या आपको एक किसी विशेष धर्म के बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रंग का, विशेष लिंग का ध्यान आपको रखना चाहिए? क्या करेंगे आप? या अमीर बच्चा, गरीब बच्चा? तो आपको देखना पड़ेगा सभी को। क्या बोलेंगे? सभी को। जब हम सभी के बारे में समान रूप से विचार करें, यही होती है समावेशी सोच। हमारी शिक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमको वो प्रोवाइड कर पाए, उस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होनी चाहिए, उस समावेशी शिक्षा, समावेशी सोच की बात होनी चाहिए, जिसमें सभी को बराबर समझा जाए, सभी को बराबर। और अगर सभी बराबर नहीं है तो आपका प्रयास आपके जीवन में यह होना चाहिए कि ये सभी बराबर कैसे होंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा, अपलिफ्ट कैसे किया जाएगा। जो समाज में किसी भी वजह से नीचे है, या मान के चलो वो अपने लिंग की वजह से नीचे है, उसको वो दर्जा नहीं प्राप्त है समानता का, तो आप उसको अपलिफ्ट करें। जाति की वजह से नहीं है तो अपलिफ्ट करने का काम आपको होना चाहिए कि नहीं, इस मानसिकता से हमको दूर हटना होगा। बात समझे? तो क्या बोलेंगे? समावेशी सोच इसका एक सॉल्यूशन है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जब कर्जन आता है तो कर्जन क्या सोचता है? कर्जन ये नहीं सोचता है कि सॉल्यूशन क्या हो। कर्जन ने सोचा कि ये जो बीच की खाई है इसको दूर करने से एक वादा किया हमारे देश में। उसने कहा कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन के वे फायदे होंगे
बंगाल के पार्टीशन से उनको वो फायदा होगा जो फायदा उनको मुगल काल में भी नहीं हुआ था। यानी कि जब मुस्लिमों का शासन था तब भी मुसलमानों को जो फायदा नहीं हुआ वो बंगाल विभाजन से उनको हो जाएगा। अब जो जिस आदमी ने जिसके अंदर शिक्षा की कमी है उसे क्या लगेगा कि हाँ होगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो व्यक्ति वेलकम करेगा या नहीं करेगा बंगाल विभाजन का? यार जो फायदा हमें कभी नहीं मिला वो मिलने वाला है। जवाब दें आप सब लोग, तब आगे बढ़ेंगे। तो वो इसको समर्थन करेगा नहीं करेगा? ठीक है, एकरजन का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। ओके, अच्छा, इस समय पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और था बंगाल में, ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और उसमें से वह मुसलमान पत्नी के प्रति ज्यादा वफादार है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे? ब्रिटिश शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और वो मुसलमान के प्रति ज्यादा वफादार है। यानी कि वो तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे थे उस मुस्लिम वर्ग को, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था, उस राष्ट्रवाद को, उस जन्मते और पनमते जो राष्ट्रवाद है, उसको कैसे भी उसकी चैन ब्रेक करनी है। इनका ध्यान कहीं और बांटना है, कहीं और। क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो जातियां थी, या आपका अगर बात करें आपका जाति प्रथा के उन्मूलन की बातें चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा नहीं, जाति प्रथा उन्मूलन की बात मत करो, बात ये करो कि ये किसने किया था और उसको अपना विरोधी मान लो। उन्मूलन नहीं करना है, इस गैप को खत्म करने की बात मत करो, बातें ये करो कि ये गैप किसने किया था। अब आप मुझे बताएं कि किसी चीज का कोई कारण है कि कोई गैप पैदा हुआ, या भाई अगर मैं बात करूं इस देश में, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है, जो जातियां खुद को ऊंचा समझती रही उसने निम्न जातियों के साथ में क्या है, भेदभाव किए। अब इसमें अगर 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 लेयर, 6 7 8 जो भी मान लो, ए खुद को नीचे से इनसे समझती रही, लेकिन क्या ये जो बी नंबर पे थी, क्या इन्होंने भी इनसे खुद से कंपेयर नहीं किया? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। क्या जो थर्ड पे थी इन्होंने खुद से कंपेयर नहीं किया? क्या इन्होंने बाकी को खुद से नीचे नहीं समझा? जो फोर्थ पे थी इन्होंने खुद को नीचे नहीं समझा? मतलब कोई 1 2 थर्ड फोर्थ नहीं है। बात सिर्फ ये है दोस्त कि एक जो प्रथाएं विकसित की गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो था नहीं, वहां तो वर्ण व्यवस्था थी, जो लोगों ने जैसा प्रचार किया, तो उन्होंने कहा कि कर्जन का क्या कहना था कि भाई ये मत सोचो गैप है, और गैप कैसे दूर होगा, सॉल्यूशन की भी बात नहीं करनी है, आपको तो विरोधी बन जाना है एकदम से कि किया किसने है। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताएं, विरोध जरूरी है या सॉल्यूशन जरूरी है? अब जितने भी समाज सुधारक हुए उन सब की बातें यही थी कि भाई आपका छुआछूत की प्रथाओं को ना बढ़ाया जाए, जाति व्यवस्था जैसी चीज़ों को ना विकसित होने दिया जाए, और ये जो बीच में अंतर आ गया, जो भेदभाव है, किसी प्रकार का जो आपका जातीय भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा यार ये तो लोग सब एकजुट हो जाएंगे, और बंगाल इसका गढ़ था। जैसे हमने आपको बताया राजा राम मोहन राय कहाँ से संबंधित थे, तो जब उन्होंने रेनेसां को जन्म देना शुरू किया तो बंगाल ही तो सेंटर था। तो इन्होंने कहा बंगाल ही इस नेशनलिज्म के लिए जिम्मेदार है, यही सेंटर है, तो इस बंगाल में विभाजन कर दिया जाए और हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया जाए। अब आप समझ गए होंगे, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि हाँ भैया हम अब अच्छे से समझ गए कि ये अंग्रेजों ने क्यों किया। ठीक है, अंग्रेजों ने ये क्यों किया? अंग्रेज इस बात को नहीं मानते थे कि उन्होंने ये क्यों किया। अंग्रेज तो ये कहते थे कि ये प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हमको, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से हम चला पाएं उसके लिए जरूरी है कि इसको बांटना होगा। तो यहाँ पे लिखे बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या क्या हमको जानना है? सबसे पहली चीज, बंगाल को कितने हिस्सों में तोड़ा गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल।
पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। पहली चीज, एक तो बनाया उन्होंने पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल, और एक उन्होंने बनाया आपका पश्चिम बंगाल, जो आज भी है, आज भी है आपका। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताएंगे, आज वाले बंगाल से तुलना मत करने लग जाना कभी, तुम सोचो कि आज वाले बंगाल को तोड़ दिया। जो ये बंगाल था, जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, इस बंगाल में क्या क्या आता था आपका? तो एक तो आज का जो वेस्ट बंगाल है, ये आप जानती हो, आज वाला वेस्ट बंगाल हो गया आपका। आज वाला जो बिहार है, बिहार, ओके। आज वाला जो झारखंड है, झारखंड, ओके। और आज वाला जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये पूर्वी, पूर्वी जो बंगाल है वही बांग्लादेश बन गया भविष्य में। और आज वाला जो असम है, असम, असम, हालांकि असम 1874 में अलग हो गया था, 1874 में अलग कर दिया गया था इस क्षेत्र से। और असम को अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था? एक कमिश्नरी एरिया डिक्लेयर कर दिया था, एक कमिश्नरी क्षेत्र। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उस समय के बंगाल की बात हम कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, बिहार की बात हम कर रहे हैं, झारखंड की बात हम कर रहे हैं, और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है आपका, जब इसको अलग कर दिया गया तो यहाँ पे आपका उस समय की डेमोग्राफी देखिए क्या था। जो ये पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल, इसमें इस समय पर जो लोग थे उनकी संख्या थी, पॉपुलेशन, जनसंख्या का क्या स्तर था यहाँ? तो यहाँ जनसंख्या थी 3 करोड़ और 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख। यानी मैं अगर बात कहूं तो पूरे बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो 8 करोड़ थी। कितनी थी? 8 करोड़ जनसंख्या थी बंगाल की। और इस जनसंख्या को इन्होंने कैसे बांटा पूर्वी बंगाल में 3 करोड़ 10 लाख में लोगों को? तो यहाँ पर कितने आपका मुस्लिम और हिंदू। तो जो मुस्लिम जनसंख्या थी यहाँ पर विभाजन कुछ इस तरह से किया गया कि आपका 1.80 करोड़, और जो हिंदू इसमें रखे, हिंदू वो रखे 1.30 करोड़। तो कितने का अंतर आ गया हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन में, बताइए जरा। यानी 1 करोड़ 80 लाख तो मुस्लिम, और हिंदू रखे इसमें 1 करोड़ 30 लाख। और जो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या थी, यहाँ की अगर डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की जनसंख्या थी लगभग 5 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख के आसपास, 5 करोड़ 30 लाख, ये लगभग में है ना, 5 करोड़ 30 लाख। तो इसमें कैसे किया इन्होंने? इसमें इन्होंने बांटा, जो हिंदू पॉपुलेशन को ज़्यादा रखा और मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें कम रखी। तो हिंदू पॉपुलेशन इसमें इन्होंने रखी 4 करोड़ और 40 लाख, ठीक है, 4 करोड़ 40 लाख। और फिर कितना बचता है आपका? 90 लाख, 90 लाख इसमें रखे इन्होंने मुस्लिम। बताओ जी, भाई बंगाल उस समय प्रोस्पेरस था, काफ़ी समृद्ध था, व्यापार बहुत थे, इसीलिए बंगाल को अंग्रेज कब्जे में करना चाहते थे। और अगर हम बात करें 1905 में आपका जो लगभग जनसंख्या थी, लगभग जनसंख्या थी, तो वो आप ऐसे समझिए कि बंगाल में मतलब 8 करोड़ के लगभग में थी बंगाल, बंगाल की। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपका। अब इसके लिए जिम्मेदारी दी गई, क्षेत्र कौन कौन से आए, एरिया देखिए इसमें। इसमें जो क्षेत्र आए थे पूर्वी बंगाल में, कौन कौन से क्षेत्र थे? तो आज वाला जो असम, असम, जो आज ढाका वाला क्षेत्र है, चटगांव वाला जो क्षेत्र है, चटगांव, ये सब इस हिस्से में आ गए। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे और इस क्षेत्र की राजधानी बना दी गई ढाका। कैपिटल क्या बनाई गई इसकी? कैपिटल थी ढाका। और यहाँ पर नियुक्ति दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका नाम था, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया था, ब्लूमफील्ड फुलर, ब्लूमफील्ड फुलर, ब्लूमफील्ड फुलर। और बाकी के क्षेत्र जैसे बिहार वगैरह, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो कौन कौन से एरिया है इसमें? इसमें क्षेत्र आया आपका बिहार आ गया। बिहार ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, आपको पता ही है। बिहार, बंगाल, ओडिशा, ओडिशा वाले क्षेत्र भी इसी में था सारा, ओडिशा। और इसकी जो राजधानी बना दी गई वो बना दी गई कोलकाता, राजधानी बना दी गई कोलकाता। अंतर साफ है,
कोलकाता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो दिक्कत इस बात से नहीं है कि कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, हो जाती है, हिंदू कहीं पे ज्यादा, मुसलमान कहीं पे ज्यादा, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि जब बीज बोया जाए लोगों के अंदर, एंड्रयू फ्रेजर, तो जो जिनकी संख्या ज्यादा है, जो बहुसंख्यक है, और उनके अंदर एक आपका इंजेक्ट भी की जाए गलत चीजें, तो बहुसंख्यक के निशाने पर अल्पसंख्यक आ जाते हैं। आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर वह इंजेक्ट नहीं है, इंजेक्ट नहीं है मतलब किसी प्रकार की गलत आपका विचारधारा से प्रेरित नहीं है, तो वह आपका संरक्षण भी करते हैं, निम्न समुदायों का संरक्षण भी होता। भारत में आप देखिए, अगर आप आज भारत को देखें, तो क्या यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर लोग संख्या में कम है, क्या उनका, अब मतलब ऐसे किसी इंसिडेंट को मत गिनाने लगना मुझको, अब ये ना कहना कि जी यहाँ पर ये घटना हो गई, यहाँ पर ये हो गई। सभी धर्म के लोग आपको उस तरह की घटनाओं में लिप्त मिलेंगे, कोई धर्म अछूता नहीं है उस बात से, कोई धर्म नहीं, ठीक है। और कोई भी घटना, बस ये है कि आप कौन सा चश्मा पहन के उसको देखना चाहते हैं। आप ये कहेंगे नहीं जी आपका मुस्लिमों ने हिंदुओं की हत्या कर दी, तो आपको फिर ये सर्च करेंगे तो आप पाएंगे हिंदुओं ने मुसलमानों की हत्या कर दी। तो जगह जगह आप देश में ये घटनाएं सुनते रहते होंगे, सुनते कि नहीं सुनते? या आपने कोई चश्मा पहन रखा है तो आप मुझे बताएं। मतलब न्यूट्रल होके सोचना है, मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही ही हूँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मेरे किसी स्टेटमेंट को माने भी कि नहीं जी इसको तो हमें एक्सेप्ट ही करना, आप उसको डिनाई कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब जबरन बात नहीं है, नहीं आपको उसको स्वीकार ही करना है। तो उसको अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और बताओ जी एक बार। बहुत बढ़िया, अन्य बातें मत करो, अन्य बात मत करो, अन्य बातें मत करो, धीरे धीरे आप जानोगे, नहीं तो अभी नहीं जानते हैं तो ओके, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको बना दिया गया, यहां तक की बात समझ गई, जिम्मेदारी दे दी गई, और बीज क्या बोया गया? सांप्रदायिकता को जन्म देना है। मुसलमानों से ये बात की गई कि भाई तुम्हारे लिए तो अंग्रेज सरकार विशेष रूप से पॉलिसीज बना रही है, तुम लोगों को वो मिलने वाला है जो कभी नहीं मिला। और साथ में क्या बोलेंगे, जगह जगह पर फिर आप जानती हो छोटे भैया नेता होते हैं, उनको पैसे दे करके कोई भी स्पीच ऐसी दिला दो कि जो जिससे आपका लोगों की भावनाएं आहत हो, जिससे दंगे भड़क जाएं। जब दंगे भड़क जाते हैं तो नुकसान आम व्यक्ति का होता है, जान जाती है तो आम व्यक्ति की जाती है ना, अधिकांश, कब, है ना, अधिकांश। कभी कभार ऐसा हुआ कि कोई लीडर उसमें मारा गया हो, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, आम जनता का नुकसान होता है, और उसके फायदा किसको होता है? फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है। ओके, तो यहां से हमको आगे समझना है। अब ये जो बंगाल विभाजन था, ये किसके दिमाग की उपज था, ये बताओ मुझे, किसने सोचा था ये? याद रख लेना, इसका जो विचार आया था, थॉट, ये विचार था आपका बंगाल विभाजन का बैडर बर्न, बैडर बर्न, ठीक है। इस समय पर आपका जो राज्य सचिव था, हमारा आपसे प्रश्न रहेगा कि राज्य सचिव का पद किस एक्ट से बनाया गया था? स्टेट सेक्रेटरी। इस समय पर स्टेट सेक्रेटरी कौन था? स्टेट सेक्रेटरी था इस समय पर रिजले, रिजले, रिजले। रिजले ने भी बहुत बार स्टेटमेंट दिए इसके बारे में, हम आपको एक क्वेश्चन के द्वारा दिखाएंगे उसको, ओके। और इस समय पर वाइस राय कौन था? वाइस राय तो आप जानते ही हैं, वाइस राय कौन था इस समय पे? तो वाइस राय था इस समय पे कर्जन। कौन था वाइस राय? कर्जन था। अगली चीज हम आपसे पूछें, क्या लक्ष्य था इनका? ऑब्जेक्टिव क्या था? किस लिए कर रहे थे अंग्रेज ये? भारत की जो राष्ट्रवाद की क्रांति है उसको तोड़ना था उनको। लक्ष्य था सांप्रदायिकता को जन्म, लक्ष्य सिर्फ एक था, सांप्रदायिकता को जन्म देना है, यानी सीधे शब्दों में कहें, ठीक है, बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म, बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म, बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई इसको इन्होंने घोषित कब किया था, बंगाल विभाजन को? कौन बताएगा? मुर्शिदाबाद से क्यों पलायन करना पड़ा हिंदुओं को? बोलो सर, बोलेंगे, बोलेंगे आपका, धीरे धीरे आप सुनते तो जाइए, एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते हैं आप, है ना। ऐसे मतलब आपने चश्मा लगा लिया फिर से। हम ये कह ही नहीं रहे हैं, मैंने कहा कि उसकी अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सॉल्यूशन क्या है।
अच्छा, सरकार चाहे, आप एक बात बताइए, सरकार चाहे तो क्या वहां पर उस व्यवस्था को जन्म दे सकती है या नहीं? अब जैसे कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, अगर सरकार सही मायने में चाहे तो वहां हिंदुओं को स्थापित कर सकती है या नहीं? हाँ या ना? आप क्या समझते हैं इस बारे में? भाई देश के उस वर्ग से सवाल है जो ये कह रहा था कि भाई पीओके को हम ले लेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेकर के वहां चने थोड़ी ना बोएंगे हम, उनको लोग वहां पर अ, स्थापित करने होंगे। लोगों को अगर वहां स्थापित किया जा सकता है तो आज वाले कश्मीर में स्थापित किया जा सकता है या नहीं? या आपका मानना ये है कि नहीं, स्थापित नहीं कर सकते हैं? अब बात यह है कि जिसको इंजेक्ट किया गया है वो तो प्रभावी होगा ना। कल को आप सोचिए, इस देश में अगर दंगे हों, राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन छिड़ जाए। 1947, आपको मैं एक किताब बताऊंगा कि आपको पढ़नी चाहिए शायद, प्रियवंदा की जी की किताब है एक, भारत के विभाजन के ऊपर उन्होंने लिखी है, भारत का विभाजन, उसको पढ़िए एक बार। और भी बहुत सारी किताब हैं, आजादी आधी रात को, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, है ना। कितने पाकिस्तान आप पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी किताबें अगर मैं आपसे कहूँ तो जब आप पढ़ोगे तो आप ये बात जानोगे दोस्त कि जब बहुसंख्यक है, मैंने क्या कहा, बहुसंख्यक, और ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, जो संख्या में कम हो और जो संख्या में ज्यादा हो, ये लोग इनको संरक्षित भी कर सकते हैं, इनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, और ये चाहें तो इनको विस्थापित करने की बात भी कर सकते हैं। ये ट्रिगर किसके द्वारा है इस बात पर डिपेंड करता है। और जनरली दुनिया में क्या थोपा गया है, शताब्दियों से क्या थोपा गया है, मैंने वही तो आपसे बात की यहां पर, आपने शायद मेरे इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। एक की संस्कृति दूसरे के ऊपर खतरा है, तो बांग्लादेश में यही थॉट प्रोसेस डेवलप किया गया। अब जब एक बड़े वर्ग के अंदर यह बात आ गई कि नहीं, हिंदू हमारे लिए खतरा है, तो वो हिंदुओं पर टूट पड़े। जितने अत्याचार हिंदुओं पर हो सकते थे बांग्लादेश में उतने हुए। कारण क्या है? कारण है, यही तो मैंने आपको बताया कि ये दीज आर द रीजंस। लेकिन वो लोग अगर ये सोचते कि नहीं, हमको इनको संरक्षण भी देना है, तब उस तरह की चीजें नहीं पैदा होती। लेकिन उसने नहीं सोचा, तो कारण पे तो हम बात कर चुके। बताओ फटाफट से, समझ गए रीजन क्या है? कह रहे क्यों भागना पड़ा, इसलिए भागना पड़ा। आपने हमारी कक्षा को अगर ध्यान से पढ़ा होता प्यारे बच्चे, तो आप अब तक समझ चुके होते, आपका सवाल ही नहीं आता। ठीक है। सर हर जगह से हिंदू ही क्यों जाते हैं? क्योंकि दोस्त, हिंदू धर्म जो है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बताया था, आप फिर भूल गए। मैंने कहा कि शायद आपने कक्षा मेरी ध्यान से सुनी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया था लंदन में? मैंने एक जवाब बताया था, स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था लंदन में, एक बहुत जबरदस्त जवाब था वो। तो आपको स्वामी विवेकानंद जी वाली वो कक्षा देखनी चाहिए एक बार, इस बात का जवाब वहां पर मिलेगा आपको, है ना। तो इसका आपको ध्यान से सुनना है ना। नोट बनाया करो, जिन बातों को मैं बोलता हूँ उनको लिखा करो। नहीं तो फिर तो, अगर आपको भी जिन बातों के जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, अगर अभी भी आप उसी बात का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप जवाब को सुन नहीं रहे हैं, है ना। तो सुनना पड़ेगा, उस कक्षा को देखिए जा करके। दूसरी बात क्या बोलेंगे, तो इसको कब आपका, अगर हम बात करें अनाउंस कब किया गया इसको, इसकी घोषणा हुई थी, आपका घोषणा हुई थी 19 जुलाई, 19 जुलाई 1905। इस दिन क्या हुआ, ये जनता के सामने प्रस्तुत हुआ, जनता के सामने प्रस्तुत, प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, कि भाई इस तरह से हम विभाजन करने वाले हैं। और 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, इस दिन अखबारों में इसको प्रकाशित कर दिया गया, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया।
एक डेट और पूछी जाती है इसमें, अगर कभी आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन भारत में हो, इसके लिए आप कहेंगे कि भैया मैं कह रहा था पुलिस आयोग उन्होंने बनाया, ऐसा वो सोच रहे थे, क्योंकि 1903 में ही ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा जा चुका था। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था, याद रख लेना, इसको कहीं किनारे पे लिखना, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव वो आपका जुलाई 1903 में ही, शायद 3 जुलाई उसकी डेट है, जुलाई 1903 में वो ब्रिटिश संसद में रख दिया गया था, और वहां से जब उसको अनुमति मिली फिर उसको भारत में आकर के अनाउंस किया गया, ब्रिटिश संसद में उसको यहाँ पर प्रस्ताव को रख दिया गया था। तो फिर इस जनता में विद्रोह होना शुरू हुआ, जनता में विद्रोह होना शुरू हुआ कि भाई ये तो हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात है। तो 7 अगस्त 1905 को, 5 को क्या बोलेंगे, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन, स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, या इसको स्वदेशी आंदोलन बोले या बहिष्कार आंदोलन, पहले तो स्वदेशी ही था ये, ठीक है, या इसके बहिष्कार भी लिख सकते हैं, बायकॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन, कि भाई हमको जो ये जो आप बंगाल विभाजन कर रहे हैं इसका बहिष्कार हम करते हैं। तो लोगों को ये लगा कि भाई आपका यहाँ पर क्या लग रहा था, यहाँ पर ये लग रहा था कि भाई हम अगर विरोध करेंगे तो क्या होगा, उस विरोध करने से ब्रिटिश सरकार ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को ब्रिटिश सरकार वापस ले लेगी। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार ने उसको वापस लिया, आप कहेंगे नहीं, ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए पुरजोर तैयारियां कर रखी थी कि भाई हमको इसको, अभी राष्ट्रवाद जो भारत में जन्म ले रहा है, अगर अभी हम इससे नहीं टकराए और एक नई दिशा भारत को नहीं दी, नई दिशा जो कि एक गलत दिशा है, तो हमको बहुत जल्दी यहाँ से फिर जाना पड़ेगा। ओके, तो स्वदेशी आंदोलन, लेकिन इस बात से क्या बोलेंगे, कोई फर्क अंग्रेजों को नहीं पड़ा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन लागू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन। अब 16 अक्टूबर को जो देश से प्रेम करने वाले लोग थे तो उनको बड़ा दुख हुआ इस बात से, बड़ा दुख हुआ इस बात से। तो 16 अक्टूबर को हमारे देश में आपका लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि बेशक ये अंग्रेज कितनी ही प्लानिंग्स कर लें, लेकिन हम साथ खड़े रहेंगे, हमारे लिए ये देश प्रमुख होगा, और राष्ट्र के किसी भी मुद्दे पर हम एकजुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे। लेकिन दोस्त, क्या सिर्फ राष्ट्र के नाम पर एकजुट होने से बात बन जाती है? क्या सिर्फ इसी से सारी बातें बन जाएंगी? क्या जो राष्ट्र के अंदर लोग हैं उनके अंदर राष्ट्र के मुद्दे पर जो एकजुटता की, बाहरी एकजुटता की बात हम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक है, क्या अगर वो एकजुटता सही मायने में भारत के अंदर संभव हो जाए, जो समानता की बात है वो सबके अंदर आ जाए कि भाई हाँ, जिनके पास समानता के अधिकार नहीं थे या जो पिछड़े हैं उनको आगे हमको लाना चाहिए, और अपनी चीजों को, ये ऐसे हुआ ना कि दो भाइयों के बीच में ऐसी बातें हो गई कि ठीक है मेरा हिस्सा थोड़ा कम होता हो, लेकिन तुम्हारा हिस्सा जो है, मेरे संबंध खराब नहीं होने चाहिए और मेरे भाई को मिल जाना चाहिए, है? मेरे संबंध खराब नहीं होने चाहिए और मेरे भाई को मिल जाना चाहिए, संबंध प्राथमिक हो जाए, आंतरिक संबंध, तो वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे भैया उसको तो पॉलिटिकल पार्टीज पैदा होने ही नहीं देंगी। आपके दिमाग में पैदा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने उसको बार बार ट्रिगर किया है, आपको बार बार ट्रिगर किया है। कारण भी वही होते हैं, वो घटनाएं जन्म भी उन्हीं की वजह से लेती हैं, ज्यादातर घटनाएं, 90% घटनाएं, और फिर उसका फायदा भी वही उठाते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ आपका, 16 अक्टूबर 1905 को, इसी दिन सबने प्रॉमिस किया कि हम एक रहेंगे। 16 अक्टूबर 1905, इस दिन क्या हुआ, दो चीजें आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एक तो शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मतलब लोगों को बहुत दुख हुआ कि यार हम लोगों को ये बांट रहे हैं ऐसे, सोचिए आप। और वही वर्ग, यहाँ पर पहली बार धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, यही वर्ग आपका धीरे धीरे क्या होगा, पाकिस्तान की डिमांड करेगा, पाकिस्तान की। और उस समय पे ऐसा नहीं है कि उसमें भी लोग दुखी नहीं होंगे वहां भारत के विभाजन पर, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उस समय पर खुश होगा कि हमें पाकिस्तान मिल गया। और यहाँ पर वो वर्ग बहुत बड़ा नहीं है, उसको धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे लोगों को सही मायने में दुख है। तो बंगाल में शोक दिवस मना, राखी दिवस बना, राखी दिवस,
और शोक दिवस, शोक दिवस की अगर हम बात करें, यहाँ पर थे आपका उनका नाम था रामेंद्र सुंदर, रामेंद्र सुंदर ने इसकी शुरुआत की थी। राखी दिवस की अगर हम बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये वचन निभाया कि एक दूसरे को ये वचन दिया कि भाई हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और पीले रंग की राखियां सबने एक दूसरे को बांधी। 16 अक्टूबर 1905 को ही वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया, सभी लोगों ने गाया इसको, वंदे मातरम गाया गया। यहीं पे एक महत्वपूर्ण घटना और हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा। बताइए किस देश का ये राष्ट्रगीत है? अमार सोनार बंगला। तो ये बांग्लादेश के लिए नहीं, ये लिखा था आपका जो पश्चिम बंगाल था उसका, ठीक है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? अमार सोनार बंगला इज संग बाई रविंद्रनाथ टैगोर। और साउथ में भी यहाँ पर लिखना, एक व्यक्ति थे आपका सुब्रमण्यम स्वामी, जो तमिलनाडु के थे, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुदेश गीतम लिखा, सुदेश गीतम, इसी विभाजन के सुदेश गीतम, सुदेश गीतम लिखा। किस लिए लिख रहे हैं इसको? ये देख लेना, सुदेश गीतम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम स्वामी इन अपोजिशन ऑफ बंगाल पार्टीशन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ठीक है। लेकिन आज मुझे बताइए कि आज देश में ये स्थिति है? इसका चौधरी बच्चे बात नहीं करनी है, इसका नहीं, ईशा चौधरी, मैं आपके पैर पकड़ता हूं बच्चे, है ना, नहीं बात करनी है। कितनी बार मैं आपसे बोल चुका, अपने आप को मत भटकाओ, आपकी फैमिली को आपसे उम्मीदें हैं बच्चों, बहुत उम्मीदें हैं। आपका जीवन कल बिखर जाएगा, आप बाद में उसके पश्चाताप के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। मत करो खुद को, मतलब फोकस रखो, फोकस, फोकस रखो, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 16 अक्टूबर 1905 को, इसके बाद में क्या बोलेंगे? 16 अक्टूबर 1905 को हो गया, और बीच में क्या घटना घटी थी? एक स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। तो यहाँ स्वदेशी आंदोलन, मैं चाहता हूँ कि स्वदेशी आंदोलन एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। स्वदेशी आंदोलन मैं आपको कल बताऊँ, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ, बंगाल विभाजन रद्द होगा आपका, इसकी डेट लिख लेना। बंगाल विभाजन किनारे पे लिखना, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो। बंगाल विभाजन जो साथी आपका रद्द हुआ, रद्द हुआ, वो रद्द हुआ था आपका 1911 में, यानी कि जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा। और ऐसे ही बंगाल विभाजन रद्द नहीं होगा, भारत के लोग क्रांति करेंगे, नरम दल वालों से नहीं हुआ ये। अंग्रेज सरकार जब घबराई, जब किंग्सफोर्ड जैसे आपका हमले हुए, मुजफ्फरनगर के बम, जो आपका सेशन जज था, जो भारतीयों को बहुत सजाएं सुनाता था, जब खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी उन पर अटैक करते हैं, और बहुत जगह भारत में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हुई, तो वो ब्रिटिश अधिकारी ये समझ गए कि बंगाल विभाजन को हम मतलब लागू नहीं रहने दे सकते हैं। जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा और जॉर्ज पंचम आया, तो उसने क्या बोला कि हार्डिंग सेकेंड के टाइम पे इस बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। समझ रहे हैं? अभी सैंडर्स कहीं नहीं आएगा, अजीत सर का लाडला सैंडर्स, सैंडर्स नहीं आएगा अभी। कहाँ से सैंडर्स आ गया बच्चों? सैंडर्स को लेके आएंगे साइमन कमीशन के टाइम पे 1928 में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर करो मुझे फटाफट से। स्वदेशी आंदोलन को हम कब पढ़ेंगे, है ना? थम्स अप करके बताओ जी भैया, अच्छे से पढ़ेंगे। करजन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया? 1904 में, 1904, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हाँ, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए करजन ने निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? किस आयोग की नियुक्ति की बताएं? बीच में जो क्वेश्चन है वो स्वदेशी आंदोलन के हैं। तो क्या था आपका? फ्रेजर की अध्यक्षता में आपका फ्रेजर आयोग था, फ्रेजर आयोग। एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, बताओ जी। एसएससी जेई में पूछा गया बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? करजन। इसकी सोच समझ गए गधे की? इस गधे की क्या सोच थी? बोलेंगे जी।
1905 के बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? किन राज्यों के हिस्से शामिल थे बताएं? तो आप कहोगे बिहार और उड़ीसा, ना छत्तीसगढ़ ना यूपी। ओके, ये बंगाल विभाजन हो गया आपका। ये भी आपका, ये कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अ, ये रिजले का स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लेना है ना, रिजले का स्टेटमेंट है। ये आप मुझे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं आज। और स्वदेशी आंदोलन और उस समय देश में हमारे क्रांतिकारी कौन कौन से थे उनको जानना आपको बहुत जरूरी होगा। हमारे क्रांतिकारियों ने उस समय कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ठीक है, बाकी जो आपका नरम दल के नेता थे उनके कंट्रीब्यूशन को हम उस समय पे एकदम से अगर हम बोले नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, उनकी भी मांगे थी, उससे भी सरकार पे एक प्रभाव पड़ता था। ओके, तो यहाँ पर ये आपको होमवर्क में इसका आंसर देना है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।